हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के बारे में बात की, जहाँ पर हम लोगों ने बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के नामकरण पे भी चर्चा की। और देखिए आज हम लोग बात करेंगे समावयवता के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए समावयवता, देखिए सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे कि समावयवता क्या होती है। देखिए वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी यानी आइसोमर्स कहलाते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिए भाई, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स या समावयवी। क्लियर है। आगे देखिए, यह घटना समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहलाती है और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, समावयवता। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि समावयवता क्या होती है या समावयवी क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से समावयवता को क्लासिफाइड किया गया है, यानी किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए समावयवता दो प्रकार की होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, पहली है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता। और देखिए बच्चों, अगर संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो संरचनात्मक समावयवता को भी आगे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, संरचनात्मक समावयवता के भाग देखिए, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, इसी तरीके से देखिए मध्यावयवता समावयवता और चलावयवता समावयवता। क्लियर है। देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिए, अगर हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में बात करें, अगर हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में बात करें तो पहला इसमें जो होता है वर्गीकरण में, यानी पहला प्रकार होता है श्रृंखला समावयवता, दूसरा स्थिति समावयवता, तीसरा क्रियात्मक समूह समावयवता, चौथा देखिए मध्यावयवता और पांचवा क्या है, चलावयवता। और इसी तरीके से देखिए अगर हम त्रिविम समावयवता की बात करें, त्रिविम समावयवता को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है और इसके कितने भाग होते हैं और उन भागों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना, देखिए ध्यान दीजिए, परंतु उनकी संरचना, और संरचना से मतलब क्या है, परमाणुओं की बंधित होने की व्यवस्था, यानी किस तरीके से परमाणु जुड़े हुए हैं, उनमें बंधों की क्या व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, ऐसे यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा उनके इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। क्लियर है। देखिए बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है संरचनात्मक समावयवता, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे यौगिक, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके कि अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना क्या होती है, अलग अलग। और देखिए बच्चों, संरचना से यहाँ तात्पर्य है परमाणुओं की बंधित होने की व्यवस्था, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न। तो ऐसे यौगिकों को हम संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के ही पहले वर्गीकरण की, श्रृंखला समावयवता, यानी जो हमारी संरचनात्मक समावयवता है उसके पहले भाग के बारे में बात करेंगे, श्रृंखला समावयवता के बारे में। तो देखिए, किसी यौगिक के संरचना सूत्र में केवल कार्बन परमाणुओं की संख्या की श्रृंखला में अंतर होने के कारण उत्पन्न समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि किसी यौगिक के संरचना सूत्र में केवल कार्बन परमाणुओं की संख्या की श्रृंखला में अंतर होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे श्रृंखला समावयवता कहते हैं। देखिए जो वापस समझिए भाई, श्रृंखला समावयवता में क्या होती है, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन जो कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या की जो श्रृंखला है, उनमें क्या होती है, भिन्नता। आगे देखिए,
इसमें ना तो क्रियात्मक समूह की प्रकृति और न ही उनकी स्थिति परिवर्तित होती है। और देखिए यहाँ पर अगर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, यानी इस प्रकार के जो समावयवी होते हैं, श्रृंखला समावयवी, तो उनमें ना तो क्रियात्मक समूह की प्रकृति और ना ही उनकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यह समावयवता केवल एक बात पर निर्भर करती है कि यौगिक के कार्बन परमाणु किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए समझिए यहाँ पर कि ये जो समावयवता है वो केवल इस बात पर निर्भर करती है कि यौगिक के जो कार्बन परमाणु है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो देखिए अब हम उदाहरण से, देखिए बच्चों उदाहरण से हम इस समावयवता को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए C5H12, ठीक है, यानी C5H12, इसके 3 श्रृंखला समावयवी होते हैं। तो देखिए बच्चों इसके उदाहरण से, ये हमें अणुसूत्र दिया हुआ है C5 और H12, यानी C5H12 हमें कोई अणुसूत्र दिया हुआ है, और अगर इस अणुसूत्र की बात की जाए तो इस अणुसूत्र से 3 श्रृंखला समावयवी बनते हैं। तो देखिए नजर डालिए। देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बनता है एन पेंटेन, यानी सबसे पहले जो सीधी श्रृंखला बनती है वो ये सीधी श्रृंखला बनती है 5 कार्बन की। देखिए 1 2 3 4 5, अगर आप ध्यान से देखेंगे कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे 3 2 5 2 7 2 9, और 9 और 3 कितने हो गए, 12। देखिए बच्चों हम लोग जो अणुसूत्र की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग C5H12 इस अणुसूत्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इसका पहला समावयवी हो गया एन पेंटेन, देखिए C5H12, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, आप ध्यान से देखेंगे सीधी श्रृंखला हो गई, और सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें 5 कार्बन हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। क्लियर है। अब दूसरा समावयवी देखिए, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों इन उदाहरण से ही हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, ये दूसरा हो गया आइसोपेंटेन या 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर, भाई अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, इस सेकंड नंबर के समावयवी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं, लेकिन अगर इसके IUPAC नाम की बात की जाए तो इसका IUPAC नाम है 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिए समझिए बच्चों, अगर इस यौगिक की या इस समावयवी की हम मुख्य श्रृंखला की बात करें तो देखिए उसकी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 4। देखिए 1 2 3 4, ये मुख्य श्रृंखला हो गई, मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है। देखा आपने भाई, यहाँ पे इसमें एन पेंटेन में मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन थे, यहाँ अगर आप मुख्य कार्बन श्रृंखला देखेंगे उसमें 4 कार्बन है। और देखिए गिनती यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4, ठीक है, यानी 2 पे यहाँ पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये मैथिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन हुए, 4, ठीक है, यानी ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी। भाई श्रृंखला में ही तो अंतर है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें अंतर है। तीसरा देखिए, तीसरा समावयवी देखिए बच्चों, देखिए इसी का तीसरा समावयवी देखिए बच्चों, नियोपेंटेन या 2 डाइमेथिल प्रोपेन। देखिए समझिए इसको भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, इनका तीसरा समावयवी है। और देखिए अगर इसकी मुख्य श्रृंखला की बात की जाए तो ये मुख्य श्रृंखला हो गई 3 कार्बन की। देखिए 1 2 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, और गिनती हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 2 डाइमेथिल। देखिए 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2 डाइमेथिल प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों इन तीनों उदाहरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए बच्चों ये क्या हो गए, 3 समावयवी हो गए, और इन तीनों उदाहरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों में ही कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। देखिए बच्चों वापस समझिए, अगर हम इन तीनों यौगिकों की बात करें, इन तीनों समावयवियों की हम लोग बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या इनमें बराबर है, केवल इनमें अगर अंतर है तो इनकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में, यानी कहने का मतलब है इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 4 कार्बन है, और इसमें मुख्य जो श्रृंखला है, जो कार्बन श्रृंखला है मुख्य, उसमें 1 2 3 3 ही कार्बन है। और इससे क्या हुआ, इससे आपने देखा इनकी संरचना क्या हो गई, अलग अलग, यानी इनकी जो व्यवस्था है बंधों की, या हम बोल सकते हैं कि परमाणुओं के या समूहों के जुड़ने की जो व्यवस्था है वो तीनों में ही क्या है, अलग अलग है, यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, श्रृंखला समावयवी।
ठीक है। तो देखा आपने कि इन तीनों के अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है, इसीलिए ये क्या हो गए, श्रृंखला समावयवी हो गए। यानी संरचनात्मक समावयवता का ही एक प्रकार है श्रृंखला समावयवी। तो यानी ये तीनों श्रृंखला समावयवी हो गए। और देखिए बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि इन तीनों जो श्रृंखला समावयवी है तो C5H12 इसके 3 श्रृंखला समावयवी में से इसे कहा जाता है एन पेंटेन। सीधी श्रृंखला वाले को एन पेंटेन, अगर एक शाखा उपस्थित है तो आइसोपेंटेन और 2 शाखाएं उपस्थित है तो नियोपेंटेन। क्लियर है। तो इन तीनों उदाहरण से आपको जो श्रृंखला समावयवता है वो आसानी से समझ में आई होगी। और देखिए बच्चों इसी कारण से इन तीनों यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हैं लेकिन इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो क्या है, अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए दूसरा, देखिए संरचनात्मक समावयवता का जो दूसरा प्रकार है वो है स्थिति समावयवता। देखिए 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिस्थापी समूह या परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। देखिए समझिए यहाँ पर, यानी इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन प्रतिस्थापी समूह या हम बोल सकते हैं कि जो परमाणु है, यानी कोई भी समूह या कोई भी जो परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिकों को स्थिति समावयवी तथा इस घटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया ना भाई, होता क्या है, केवल प्रतिस्थापी जो समूह है या हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति में भिन्नता होती है। इसमें ना तो क्रियात्मक समूह की प्रकृति परिवर्तित होती है और न ही कार्बन कार्बन श्रृंखला परिवर्तित होती है। देखिए बच्चों समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम स्थिति समावयवता की बात करें तो स्थिति समावयवता में जो क्रियात्मक समूह है उसकी प्रकृति भी परिवर्तित नहीं होती, साथ ही साथ जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है यानी जो कार्बन कार्बन श्रृंखला है उसमें भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। केवल प्रतिस्थापी समूह या परमाणु की जो स्थिति है वही क्या होती है, भिन्न भिन्न। और देखिए इसे भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों उदाहरण देखिए, C3H8O यानी ये कोई हमें अणुसूत्र दिया हुआ है, इस अणुसूत्र के 2 स्थिति समावयवी होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है हमें C तो है 3, H 8 और ये O, ये कोई अणुसूत्र दिया हुआ है और इसके अगर हम स्थिति समावयवियों के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे 2 स्थिति समावयवी प्राप्त होंगे। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए बच्चों इन समावयवता को हम उदाहरणों से ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें इस अणुसूत्र की तो यहाँ पे देखिए हमें ये 2 प्रकार के समावयवी प्राप्त होते हैं। पहला है प्रोपेन 1 ऑल, दूसरा है प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है। देखिए समझिए बच्चों यहाँ पे इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है। ठीक है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की तो 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन है। इसमें देखिए 3 4 5 और 5 और 3 8, यानी कहने का मतलब है दोनों में ही कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। कहने का मतलब है संख्या। देखिए बच्चों समझिए भाई, दोनों में ही कार्बन की संख्या भी सेम है, हाइड्रोजन की संख्या भी सेम है और ऑक्सीजन देखिए इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन। ठीक है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो ये जो एल्कोहलिक समूह है, देखिए जो दोनों में ही एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, इसमें भी ये OH एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, इसमें भी ये OH एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, यानी दोनों में जो एल्कोहलिक समूह है उसकी स्थिति में अंतर है। और देखिए ये मैं आपको खोल के समझा रही हूँ, इस संरचना को खोल के लिख के मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से स्थिति में अंतर है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेन 1 ऑल की। देखिए मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH3 CH2 CH2OH। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो प्रोपेन 1 ऑल है मैं इसे इस तरीके से, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है, मैंने इसको खोल के लिख दिया। ऐसे इसकी बात की जाए प्रोपेन 2 ऑल की, इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH3 CH। देखिए CH और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH समूह और फिर यहाँ पे CH3। ठीक है। तो देखा बच्चों आपने इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए। अगर इसकी बात की जाए प्रोपेन 1 ऑल की तो देखिए इसमें मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, प्रोपेन 1 ऑल की बात की जाए और मुख्य श्रृंखला की बात की जाए, मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है और मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 कार्बन है। इसमें गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3, यानी इसका नाम क्या हो गया,
प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1 नंबर पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक का। दूसरा देखिए, इसे देखिए, अगर हम इसकी बात करें प्रोपेन 2 ऑल की, तो देखिए बच्चों इसमें भी जो मुख्य श्रृंखला है उसमें 1 2 3, यहाँ भी मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है। देखिए बच्चों समझिए, इसमें भी मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसमें 3 कार्बन उपस्थित है, और इसमें भी मुख्य कार्बन श्रृंखला की हम लोग बात करें तो उसमें 1 2 3 3 कार्बन उपस्थित है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह यानी जो अल्कोहलिक समूह है वो 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो ये अल्कोहलिक समूह है ये 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल हो गया। इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। कहने का मतलब है यहाँ पे जो समूह उपस्थित है, जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है, उसकी स्थिति में क्या है, भिन्नता। यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन से। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, स्थिति समावेवी। क्लियर है, आया समझ में आपको। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार C4H8 अणुसूत्र के भी 2 स्थिति समावेवी होते हैं। इसी तरीके से देखिए बच्चों, C4H8 की अगर हम लोग बात करें, यानी C तो है 4, देखिए समझिए, C तो है 4 यानी कार्बन तो है 4 और हाइड्रोजन है 8। ठीक है, C4H8। ठीक है, इस अणुसूत्र की बात करें तो देखिए इसके भी 2 स्थिति समावेवी होंगे। एक तो देखिए ब्यूट 1 इन, देखिए बच्चों ये ब्यूट 1 इन हो गया, और दूसरा देखिए ये क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। ठीक है, और ध्यान से देखिए इसमें भी अगर आप मुख्य कार्बन श्रृंखला की बात करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, और इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, यानी दोनों में ही क्या है, 4 कार्बन है। यानी इसमें भी मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन, इसमें भी मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन। ठीक है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उनकी स्थिति में अंतर है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर के कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड उपस्थित है। देखिए बच्चों वापस समझिए, अगर हम गिनती करते हैं तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4। इसमें देखिए गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4। तो देखिए इसमें 1 नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, यानी ये हो गया ब्यूट 1 इन, और यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, यानी ये हो गया ब्यूट 2 इन। देखा आपने कि यहाँ पे किसकी स्थिति में अंतर है, डबल बॉन्ड की स्थिति में। क्लियर है, तो ये हो गई स्थिति समावेवी। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा प्रकार देखिए, क्रियात्मक समूह समावयवता। देखिए बच्चों, जो हमारी संरचनात्मक समावयवता है उसका तीसरा प्रकार है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में क्रियात्मक समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है तो वे यौगिक क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। देखो जो ध्यान दीजिए, यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान, लेकिन क्रियात्मक समूह की प्रकृति वहां पे क्या होती है, भिन्न भिन्न, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी। क्लियर है, आगे देखिए, यह घटना क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, C3H6O, देखिए बच्चों ये कोई अणुसूत्र है, तो इस अणुसूत्र निम्न 2 क्रियात्मक समूह समावयवी यौगिकों को प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये अणुसूत्र है C3H6O, यानी कार्बन तो है 3, हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 और ऑक्सीजन। अगर हम इस अणुसूत्र की बात करें तो इस अणुसूत्र से 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह समावयवी बनते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए इन उदाहरण को। देखिए बच्चों ये दोनों, देखिए प्रोपेनेल और प्रोपेनोन, अगर इन दोनों की हम लोग बात करें तो ये दोनों क्या हो गए, क्रियात्मक समूह समावयवी हो गए। अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, और प्रोपेनोन में भी 1 2 3 कार्बन है। क्लियर है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो देखिए 3 2 5 और 1 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, और इसमें भी देखिए 3 और 3 6, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, और देखिए 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 क्या है, ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब है इन दोनों के अणुसूत्र तो समान है। और अगर क्रियात्मक समूह की बात की जाए तो देखिए इसमें तो एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है और इसमें कीटोनिक समूह। देखिए जो देखिए मैं इसको आपको खोल के बताती हूँ, यानी किस तरीके से इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, CH3 CH2 CHO। देखा आपने, तो इसमें कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइडिक समूह। और इसी तरीके से इसकी बात की जाए, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखिए इसमें एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है और इसमें कीटोनिक समूह।
ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, क्रियात्मक समूह समावयवी। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए फोर्थ, देखिए मध्यावयवता समावयवता। देखिए सजातीय श्रेणी के यौगिकों के बहुसंयोजक परमाणु के विभिन्न एल्किल मूलकों के जुड़े होने से उत्पन्न समावयवता को मध्यावयवता कहते हैं। और देखिए तथा यौगिक मध्यावयवी कहलाते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिए वापस कि जो सजातीय श्रेणी के यौगिक है, तो यौगिकों के बहुसंयोजक परमाणु के विभिन्न एल्किल मूलकों के जुड़े होने के कारण ये मध्यावयवता क्या होती है, उत्पन्न होती है। और देखिए इसे भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे अणु सूत्र C4H10O, ये जो अणु सूत्र है दो मध्यावयवी यौगिक प्रकट करता है, यानी इसके दो मध्यावयवी होते हैं। और देखिए पहला देखिए डाई एथिल ईथर और दूसरा है मेथिल एंड प्रोपिल ईथर। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पे कि दोनों में ही क्रियात्मक समूह तो ईथर है। ठीक है, देखिए बच्चों वापस समझिए। देखिए बच्चों इन दोनों को देखिए, मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ C2H5O C2H5, ये तो हो गया डाई एथिल ईथर। और इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ CH3O C3H7। क्लियर है? अब देखिए बच्चों ये तो हो गया डाई एथिल ईथर, ये हो गया मेथिल एंड प्रोपिल ईथर। और देखिए इन दोनों को अगर देखेंगे हम लोग तो दोनों में ही 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। क्रियात्मक समूह भी दोनों में समान है, इसमें भी ईथर है और ये भी ईथर है। ठीक है, लेकिन देखिए दोनों से जुड़े हुए समूह अलग अलग है। देखिए यहाँ पे देखिए इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, और इधर हम लोग बात करें तो ये है मेथिल और ये है प्रोपिल। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के मध्यावयवी। क्लियर है? अब देखिए पांचवी, देखिए चलावयवता समावयवता। देखिए बच्चों पांचवा जो प्रकार है वो क्या है, चलावयवता समावयवता। तो देखिए यह एक प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता होती है, यानी ये क्या है, एक प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता जिसमें समावयव साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं एवं गतिक साम्यावस्था में भी होते हैं। और देखिए इसे कीटो इनोल चलावयवता भी कहते हैं। देखिए अब हम इनके उदाहरणों पे नजर डाल लेते हैं। तो देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, देखिए एक तो है एथेनॉल। देखिए बच्चों ये तो है एथेनॉल और ये क्या है, विनाइल एल्कोहल। देखिए जो ध्यान से देखिए दोनों को, देखिए समझने की कोशिश करिए। ये एथेनॉल है, ये विनाइल अल्कोहल है। और देखिए बच्चों अगर इसको देखेंगे तो इसमें तो क्या है, जो ये है C डबल बॉन्ड O समूह, C डबल बॉन्ड OH, यानी ये समूह इसमें उपस्थित है। और इसकी हम लोग बात करेंगे, इसमें OH समूह उपस्थित है। यानी कहने का मतलब है इस रूप को, जो एथेनॉल है, इसे हम बोल सकते हैं कीटो रूप, और जो ये रूप है इसे हम क्या बोल सकते हैं, इनोल रूप। और देखिए बच्चों ये साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो दोनों रूप है वो एक दूसरे के साथ गतिक समावयवता में है। यानी जो एथेनॉल, जो ये कीटो रूप है, वो इनोल रूप में बदल जाता है और इनोल रूप किस में बदल जाता है, कीटो रूप में। यानी एक प्रकार से ये क्या हो गई, चलावयवता समावयवता हो गई। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, चलावयवी। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, ये क्या है, प्रोपेनॉन। देखिए बच्चों ये प्रोपेनॉन है और ये है प्रोप 1-in-2-ol। ठीक है, यानी इसमें तो अल्कोहलिक समूह उपस्थित है और देखिए यहाँ पे कीटोनिक समूह उपस्थित है। ये कीटो रूप हो गया और ये क्या हो गया, इनोल रूप। और ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, चलावयवी, क्योंकि ये जो रूप है वो इसमें परिवर्तित हो जाता है और ये इसमें, यानी ये दोनों ही यौगिक एक दूसरे के साथ गतिक समावयवता में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? आया समझ में यहाँ तक आपको? चलिए आगे देखिए। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ लिया है और अब बात करेंगे हम लोग त्रिविम समावयवता के बारे में। तो देखिए जब समावयवी यौगिकों की संरचना समान होती है परंतु उनमें विद्यमान समूहों या परमाणुओं की अंतराकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिविम समावयवी यौगिक कहलाते हैं। देखिए समझे बच्चों परिभाषा को कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे समावयवी यौगिक जिनकी संरचना समान होती है लेकिन उनमें विद्यमान समूहों और परमाणुओं की जो अंतराकाशीय व्यवस्था है। देखिए बच्चों अंतराकाशीय व्यवस्था से मतलब है आकाशीय व्यवस्था, जिसे हम त्रिविम व्यवस्था भी कह सकते हैं। वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए
अतः त्रिविम समावयवियों के अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो त्रिविम समावयवी है उनके अणु सूत्र भी समान और संरचना सूत्र भी समान, यानी दोनों समान होते हैं, परंतु उनके त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, त्रिविम समावेता दो प्रकार की होती है। पहली देखिए ज्यामितीय समावेता, दूसरी है प्रकाशिक समावेता। देखिए बच्चों, त्रिविम समावेता को दो भागों में बांटा गया है, पहला है ज्यामितीय और दूसरा है प्रकाशिक। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ज्यामितीय समावेता के बारे में। यह एक प्रकार की त्रिविम समावेता है जो प्राय कार्बन कार्बन युग्म बंध यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त वे कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़े दो परमाणु या समूह क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए तो समझिए यहाँ पर कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त जो यौगिक है वो ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि इनमें युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़े जो दो परमाणु या समूह हैं वो क्या होने चाहिए, भिन्न प्रकार के होने चाहिए। तो देखिए आगे, यह समावयवता युग्म बंध के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस प्रकार की समावयवता को ज्यामितीय समावयवता या सिस ट्रांस, देखिए बच्चों इसे सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, जिस ज्यामितीय समावयवी में समान समूह एक ही तरफ होते हैं उसे सिस, देखिए CIS सिस समावयवी, यानी इसे हम समकक्ष रूप, और जिसमें समान समूह विपरीत तरफ होते हैं उसे ट्रांस यानी विपक्ष रूप समावयवी कहते हैं। देखिए तो समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर हम उदाहरण पर नजर डालेंगे। देखिए बच्चों, हम बात करें ज्यामितीय समावयवता के बारे में, तो देखिए बच्चों ज्यामितीय समावयवता होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में। ठीक है, और ऐसे यौगिकों में जिनमें कि कार्बन से जुड़े हुए जो समूह है वो कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न, यानी कहने का मतलब है एक कार्बन से जुड़े हुए जो दोनों समूह है वो समान नहीं होने चाहिए। और देखिए बच्चों, इस प्रकार की जो ज्यामितीय समावयवता है वो किस कारण से होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। और देखिए ऐसे यौगिक जिनमें कि किसी भी कार्बन से, देखिए इस कार्बन से जुड़े हुए मान लीजिए ये समूह है A B, और इस कार्बन से भी जुड़े हुए समूह है A और B। देखिए जो वापस ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो समूह है वो क्या है, अलग अलग, यानी इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह अलग है, ये A है ये B है। इसी तरीके से इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भी अलग है, ये A है ये क्या है, B है। लेकिन अगर दोनों कार्बन के समान समूह समान साइड होते हैं, देखिए A A B B, तो ऐसे रूप को हम क्या बोलते हैं, समकक्ष रूप। क्या बोलते हैं, समकक्ष रूप, और इसे सिस भी कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसे और क्या कहा जाता है, CIS सिस भी कहा जाता है। और अगर ये समूह, देखिए समझिए यहाँ पर, अगर ये समूह विपरीत साइड होते हैं, देखिए बच्चों मान लीजिए इधर A समूह है इधर B समूह है, और इस कार्बन पे इधर B समूह है और इधर A समूह है। देखिए बच्चों, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर A इधर B और इधर B इधर A, यानी समान समूह क्या है, विपरीत साइड। इसे कहा जाता है विपक्ष रूप, इसे कहते हैं विपक्ष रूप। और इसे देखिए बच्चों हम ट्रांस भी कहते हैं, ट्रांस TRANS ट्रांस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिस रूप, और ये हो गया ट्रांस रूप। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ज्यामितीय समावयवी। तो देखिए अब हम उदाहरण पर नजर डाल लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों ये उदाहरण है, देखिए ये तो है मैलेइक अम्ल, देखिए ये तो है मैलेइक अम्ल और ये है फ्यूमेरिक अम्ल। और देखिए बच्चों इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए समान समूह समान साइड है, यानी जो दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है समान साइड है, दोनों हाइड्रोजन समान साइड है। ये हो गया समकक्ष यानी सिस रूप। और इसी तरीके से देखिए फ्यूमेरिक अम्ल की बात करें तो देखिए समान समूह क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये हो गया विपक्ष यानी ट्रांस रूप। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए दूसरा, देखिए प्रकाशिक समावयवता। देखिए वे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं।
देखिए जो वापस ध्यान दीजिए कि ऐसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो उनका व्यवहार है वो भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। देखिए एक समावयवी प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा समावयवी बाईं ओर घुमाता है। देखिए बच्चों ये ऐसे समावयवी होते हैं जिनमें कि अगर एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा समावयवी बाईं ओर घुमा देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रकाश के प्रति यानी प्रकाश को घूर्णित करने के जो इनका व्यवहार है वो क्या होता है, अलग अलग। आगे देखिए यह समावयवता उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें असममित कार्बन परमाणु विद्यमान हो। देखिए बच्चों इसके लिए एक परिस्थिति और है, यानी ऐसी समावयवता, यानी हम जो प्रकाशिक समावयवता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। और देखिए बच्चों असममित कार्बन परमाणु को किरेल कार्बन परमाणु भी कहा जाता है और ये ऐसा कार्बन परमाणु होता है जिससे जुड़े हुए चारों समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। यानी अगर हम लोग यहाँ पर sp3 संकरित कार्बन परमाणु की बात करें, यानी हम लोग चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु की यहाँ पे बात करें तो कार्बन से जुड़े हुए, देखिए कार्बन से जुड़े हुए जो चारों समूह हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए 1 2 3 4 ABCD चारों समूह क्या है, अलग अलग। तो इस प्रकार के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, असममित कार्बन या किरेल कार्बन। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम उदाहरण से इस प्रकाशिक समावयवता को समझ लेते हैं। तो देखिए उदाहरण पर नजर डालिए। देखिए बच्चों आपको यहाँ पे ये 2 कार्बनिक यौगिक दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन है, देखिए ये वाला कार्बन और ये कार्बन दोनों ही असममित कार्बन है, क्योंकि देखिए चारों समूह क्या है, अलग अलग। इसमें भी चारों समूह अलग अलग है। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बच्चों जो ये वाला समावयवी है ये अगर प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो ये क्या घुमा देता है, बाईं ओर। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, प्रकाशिक समावयवी। तो प्रकाशिक समावयवी ऐसे समावयवी होते हैं जिनके कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का जो व्यवहार है वो क्या होता है, अलग अलग। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो देखिए बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये समावयवता वाला टॉपिक है ये समाप्त हो गया है। और देखिए बच्चों जो ज्यामितीय समावयवता है और प्रकाशिक समावयवता है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, तो ध्यान से आप इस टॉपिक को पढ़िए। अब आगे आने वाले वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है, धन्यवाद।